आज की हमारी बातचीत उन लोगों के लिए है जिनके हाल ही में सीटीईटी के नतीजों से थोड़ी निराशा लगी है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। महीनों की मेहनत, उम्मीदें, और जब नतीजा वैसा नहीं आता तो लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। रुक गया है, बिल्कुल। और वो जो एक खालीपन महसूस होता है ना, वो बहुत भारी होता है। हाँ, लेकिन आज हम इसी रुके हुए पल को एक नई शुरुआत में बदलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ दिलासा देने वाले लेख नहीं हैं, बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान है, एक रोड मैप। ये बताते हैं कि इस एक असफलता को 2026 तक एक बड़ी सफलता में कैसे बदला जाए, खासकर यूपी टेट और सुपर टेट जैसी बड़ी मंजिलों को ध्यान में रखकर। तो चलिए इस रणनीति की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि सीटेट कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। ये तो बस एक चाबी है, दरवाजा नहीं। ये एक पात्रता परीक्षा है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि 2025-26 नौकरियों का एक महाकुंभ होने वाला है, और ये तैयारी उसी के लिए है। एक दरवाजा बंद हुआ है, लेकिन आगे पूरा हाईवे खुला है। एक असफलता किसी की काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं होती। स्रोतों की पहली सलाह ही शायद सबसे मुश्किल है, घबराना नहीं। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। जब दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब नतीजों के बारे में पूछ रहे हों तो कोई शांत कैसे रह सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्रोत इस साइकोलॉजिकल प्रेशर को समझते हैं, इसीलिए उनका जोर सिर्फ सांत्वना पर नहीं बल्कि एक्शन पर है। वो कहते हैं कि इस बाहरी शोर को बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है अंदर के डेटा पर फोकस करना, भावनाओं को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर एक एनालिस्ट की तरह सोचना। रिश्तेदारों के सवालों का जवाब सफलता से मिलता है, सफाइयों से नहीं। तो ये जो आत्मविश्लेषण की बात है, स्रोत इसे हवा में नहीं छोड़ते। उन्होंने बाकायदा एक चेकलिस्ट दी है, कुछ सीधे सवाल जो किसी को भी खुद से पूछने चाहिए। और पहला सवाल ही बड़ा चुभने वाला है, गलती आखिर हुई कहाँ? और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। क्या ऐसा हुआ कि आते हुए सवाल भी छूट गए क्योंकि घड़ी की सुई तेजी से भाग रही थी? हाँ, ये बहुत होता है। या फिर किसी एक सेक्शन में इतना ज्यादा वक्त लगा दिया कि बाकी के लिए समय ही नहीं बचा? ये बहुत कॉमन गलती है। हाँ, और दूसरा पॉइंट तो शायद और भी गहरा है, कॉन्सेप्ट बनाम रट्टा। क्या पढ़ाई सिर्फ फैक्ट्स को रटने तक सीमित रह गई? स्रोत कहते हैं कि सीटेट जैसे एग्जाम अब स्मार्ट हो गए हैं। वो ये नहीं पूछते कि पियाजे ने क्या कहा, वो एक सिचुएशन देकर पूछते हैं कि इस सिचुएशन में पियाजे के हिसाब से क्या होगा। यहाँ रट्टा काम नहीं आता। और कई बार तो ये भी होता है कि हमें लगता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर असल में वो आधा अधूरा होता है। चेकलिस्ट का तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा है, पेडागोजी की समझ। 90 नंबर का खेल। बिल्कुल, ये 90 नंबर का खेल है। क्या इस सबसे बड़े सेक्शन में पकड़ कमजोर थी? क्या सवालों को समझने में ही दिक्कत हो रही थी? और चौथा पॉइंट है भाषा का चुनाव, लैंग्वेज 1 और 2। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत लोग उलझते हैं। क्या भाषा चुनने में कोई गलती हुई, या जिस भाषा को चुना उसकी पेडागोजी की तैयारी ठीक से नहीं की? स्रोत कहते हैं कि इन 4 सवालों का ईमानदारी से जवाब देना अगली रणनीति की नींव रखने जैसा है। ये कड़वा है लेकिन जरूरी है। बिल्कुल, ये जानने जैसा है कि गाड़ी पंचर कहाँ से हुई है। हवा भरने से काम नहीं चलेगा, पहले उस कील को निकालना पड़ेगा। और एक बार ये विश्लेषण हो जाए तो फिर भविष्य की तस्वीर ज्यादा साफ दिखने लगती है। और यहीं से ये चर्चा एक बहुत ही पॉजिटिव मोड़ लेती है। स्रोत 2025-26 को यूं ही भर्तियों का साल नहीं कह रहे। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, इसके पीछे ठोस तर्क और आंकड़े हैं। मुझे तो ये पढ़ के भी थोड़ी हैरानी हुई कि क्या सच में इतने मौके आने वाले हैं। ये उम्मीद असल में डेटा पर आधारित है। स्रोतों में साफ साफ बताया गया है। पहला और सबसे बड़ा नाम है यूपी सुपरटेट। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के चलते लगभग 27,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की संभावना है जो रुकी हुई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 27,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। दूसरा पॉइंट है डीएसएसबी और केवीएस। उम्मीद है कि 2025 की पहली तिमाही यानी मार्च-अप्रैल तक इनके नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। और तीसरा, बिहार का उदाहरण हमारे सामने है, जहां लगातार शिक्षक भर्तियां हो रही हैं। तो ये एक पैटर्न है जो दिख रहा है। सही है। स्रोत में एक बहुत मजेदार विजुअल है। पास्ट लिखा हुआ एक रोड क्लोज्ड का बोर्ड है और उसके आगे यूपी टेट और सुपर टेट की तरफ जाती हुई एक चमकती हुई सड़क दिख रही है। ये तस्वीर पूरी कहानी कह देती है। तो सीटेट में हुई चूक को एक फुल स्टॉप की तरह नहीं बल्कि एक टर्न लेने के सिग्नल की तरह देखना है। तो चलिए इस नई सड़क पर चलते हैं। स्रोत के हिसाब से पहला बड़ा पड़ाव है यूपी टेट, और यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है
कि सीटेट और यूपीटेट को एक ही तराजू में तौलने की गलती ना करें। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। दोनों का मतलब डीएनए ही अलग है। स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं, सीटेट आपकी समझ को परखता है, वो कॉन्सेप्ट आधारित है, जबकि यूपीटेट आपकी याददाश्त और तथ्यों पर ज्यादा जोर देता है। फैक्ट बेस्ड है। हाँ, वो फैक्ट बेस्ड है। जैसे सीटेट में सवाल होगा कि एक बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, आप क्या करेंगे, जबकि यूपीटेट में सीधा सवाल आ सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस साल लागू हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब तैयारी का पूरा तरीका ही बदलना पड़ेगा। जहां सीटेट के लिए समझ विकसित करनी पड़ती है, वहीं यूपीटेट के लिए फैक्ट्स को रटना भी पड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए स्रोतों में हिंदी और संस्कृत व्याकरण पर खास जोर देने को कहा गया है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे तथ्यात्मक सवाल आते हैं। आपको नियम और उदाहरण याद होने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक टेंटेटिव टाइमलाइन भी दी गई है, मई-जून 2025, यानी प्रयागराज में कुंभ के बाद। इससे तैयारी के लिए एक लक्ष्य मिल जाता है। और यूपीटेट तो सिर्फ एक पड़ाव है। असली मंजिल, जिसे स्रोतों में चयन की चाबी कहा गया है, वो है सुपरटेट। हाँ, इसे यूपी में सरकारी नौकरी का अल्टीमेट गेटवे बताया गया है। लेकिन इसका सिलेबस देखकर तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। कुल 14 विषय। ये कैसे मुमकिन है? आपका रिएक्शन बिल्कुल जायज है। ये वाकई में बहुत विशाल है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान जैसे सामान्य विषयों के अलावा करंट अफेयर्स, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी और जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स जैसे विषय भी हैं। एक मिनट, जीवन कौशल? इसका शिक्षक भर्ती से क्या लेना देना? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि ये सिलेबस इतना बड़ा और विविध क्यों है? हाँ, इस पर एक दिलचस्प दृष्टिकोण मिलता है। इसका मकसद सिर्फ एक विषय का ज्ञाता नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक यानी चौतरफा विकास वाला टीचर तैयार करना है। अच्छा। एक ऐसा टीचर जो बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दे, बल्कि उन्हें आज के दुनिया के लिए तैयार करे। जीवन कौशल का मतलब है आप बच्चों को तनाव प्रबंधन, अच्छा व्यवहार कैसे सिखाएंगे। ओके। आईटी का मतलब है कि आप स्मार्ट क्लास और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। ये भविष्य के टीचर का ब्लूप्रिंट है। ये तो बहुत बड़ी सोच है, लेकिन एक एस्पिरेंट के नजरिए से देखें तो ये डरावना भी है ना? हाँ। और स्रोत ये भी बताते हैं कि सुपरटेट की फाइनल मेरिट में सीटीईटी या यूपीटेट के 14 मार्क्स भी जुड़ते हैं। इसका मतलब यूपीटेट को सिर्फ पास नहीं करना है, बल्कि उसमें टॉप स्कोर करना है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। कई लोग यूपीटेट को हल्के में लेते हैं, बस पासिंग मार्क्स का सोचते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो मेरिट की है। सही बात है। अपटेट में लाया गया हर एक अतिरिक्त नंबर सुपरटेट में आपको हजारों लोगों से आगे कर देता है। इसलिए रणनीति बहुत साफ होनी चाहिए। तो फिर इतने बड़े सिलेबस को फतेह करने की रणनीति क्या है? स्रोत इसकी शुरुआत कहाँ से करने को कहते हैं? शुरुआत होती है बुनियाद से, और बुनियाद का मतलब है एनसीईआरटी। स्रोतों में साफ लिखा है कक्षा 3 से 8 तक की एनसीईआरटी की किताबों को घोट कर पी जाना है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। इसके पीछे का लॉजिक है कि सुपरटेट के ज्यादातर बुनियादी सवाल यहीं से बनते हैं। अगर आपकी ये नींव मजबूत है तो आप एडवांस टॉपिक्स को आसानी से समझ लेंगे। और विषयों के लिए भी कुछ खास टिप्स दी गई हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन मतलब एसएसटी के लिए एक सलाह है, इतिहास को कहानी की तरह पढ़ें, किरदारों को समझें, तारीखों का बोझ ना लें, इससे वो याद रहेगा। बिल्कुल। और गणित विज्ञान के लिए फॉर्मूला रटने की बजाय क्यों और कैसे पर ध्यान देने को कहा गया है। और अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे स्रोत 90 नंबर का गेम चेंजर कहते हैं, पेडागॉजी। चाहे सीटेट हो या यूपीटेट, ये सेक्शन ही तय करता है कि आप मेरिट में कहाँ खड़े होंगे। इसके लिए एक बहुत पावरफुल मेंटल मॉडल दिया गया है। हाँ, ये बच्चे को भगवान मानने वाली बात, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल के प्रेशर में इसे अप्लाई कैसे करें? स्रोत इसे सिर्फ एक जुमले की तरह नहीं देखते, बल्कि एक डिसीजन मेकिंग टूल की तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि हर सवाल को हल करते समय ये सोचें कि आप क्लासरूम में हैं और सामने एक असली बच्चा है। अच्छा। अब विकल्प A, B, C, D में से आप उस बच्चे के साथ असल में क्या करेंगे? क्या आप उसे सजा देंगे? नहीं। क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे? नहीं। आप हमेशा वो विकल्प चुनेंगे जो बच्चे को सीखने का मौका दे, उसे प्रोत्साहित करे, उसकी गलती को भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माने। ये अप्रोच आपको किताबी जवाब और सही जवाब के बीच का फर्क समझाती है। मतलब थ्योरी को प्रैक्टिकल सिचुएशन में रखकर सोचना। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स की भी बात हुई है, जैसे टैग वर्ड्स। ये क्या है? टैग वर्ड्स एक तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो आपको सही या गलत ऑप्शन पहचानने में मदद करते हैं। जैसे अगर किसी ऑप्शन में केवल, सिर्फ, रटना, दंड देना,
अनुशासन जैसे शब्द है तो 99% चांस है कि वो जवाब गलत होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और पॉजिटिव टैग वर्ड्स? जैसे अवसर देना, प्रोत्साहित करना, चर्चा करना, विभिन्नता का सम्मान, सृजनात्मकता, अगर ये शब्द किसी ऑप्शन में है तो उसके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, ये एक तरह का पैटर्न रिकग्निशन है जो प्रैक्टिस से आता है। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। और एक साइट वर्ड्स की भी बात थी। हाँ, ये लंबे सवालों के लिए है। कई बार पेडागोजी के सवाल इतने लंबे होते हैं कि उन्हें पूरा पढ़ने में ही 1-1.5 मिनट लग जाता है। हाँ, सही बात है। साइट वर्ड्स का मतलब है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय सिर्फ उन मुख्य शब्दों को स्कैन करें जो सवाल का सार बता रहे हैं, जैसे समस्या, समाधान, शिक्षक की भूमिका, सृजनात्मक बालक। इससे आप सवाल की आत्मा को जल्दी पकड़ लेते हैं और समय बचाते हैं। ये तो हुई तैयारी की बात, लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान ए के हिसाब से नहीं चलती। क्या श्रोत एक प्लान बी की भी बात करते हैं? मान लीजिए किसी का इन सरकारी भर्तियों में नहीं हो पाता, तो क्या रास्ते हैं? हाँ, और ये एक बहुत ही जिम्मेदार सलाह है। श्रोत कहते हैं कि सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहना ठीक नहीं। उन्होंने 3 मुख्य रास्ते सुझाए हैं। पहला, DSSB नर्सरी NTT। इसके लिए CTT पेपर 1 की जरूरत नहीं होती और ये एक अच्छा विकल्प है। दूसरा विकल्प है PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, लेकिन ये तो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास किसी खास विषय में मास्टर्स की डिग्री है ना? बिल्कुल, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए ये एक शानदार मौका है। और तीसरा रास्ता जो आज के दौर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है प्राइवेट सेक्टर और एडटेक कंपनियां। एडटेक, हाँ। स्रोत कहते हैं कि आपकी टीचिंग स्किल्स की डिमांड सिर्फ सरकारी स्कूलों में नहीं है। अच्छी एडटेक कंपनियां अच्छे शिक्षकों को बहुत अच्छा पैकेज देती हैं। संदेश साफ है, अपने कौशल पर भरोसा रखें, सिर्फ एक नौकरी पर नहीं। ये तो हुई करियर की बात, लेकिन इस पूरी लंबी यात्रा में एक और चीज है जो बहुत मायने रखती है, आपका माहौल। इस पर स्रोतों ने बहुत जोर दिया है। एक लाइन है, भीड़ और शोर से बचें। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। पहला, 10 अलग-अलग जगहों से पढ़ने की गलती न करें। आज YouTube और टेलीग्राम पर ज्ञान का समंदर है। अगर आप 10 गुरुओं से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। स्रोत कहते हैं, एक मेंटर चुनें, एक स्टडी मटेरियल चुनें, खासकर NCERT, और उस पर भरोसा करें। और दूसरा पॉइंट शायद अकादमिक सलाह से भी ज्यादा जरूरी है। नकारात्मक यानी टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। ये सुनने में तो आसान है, पर असल जिंदगी में ये लोग अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत साफ कहते हैं कि आपकी तैयारी का आधा संघर्ष आपके दिमाग में चलता है। जब कोई बार बार ये कहे कि तुमसे नहीं होगा या सरकारी नौकरी अब कहाँ मिलती है, तो वो आपके आत्मविश्वास पर हमला करता है। सही है। ये लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना आपकी तैयारी का ही एक हिस्सा है। आपका माहौल आपकी आधी लड़ाई तय कर देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इसे समेटें तो ये सिर्फ एक परीक्षा में असफल होने की कहानी नहीं है। ये उस असफलता को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। पहला कदम, भावनाओं को काबू में रखकर अपनी गलतियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करें। दूसरा, भविष्य को लेकर निराश न हो, बल्कि 2025-26 के महाकुंभ के लिए उत्साहित हों। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, सही रणनीति अपनाएं। यूपी टेट और सुपर टेट के फर्क को समझें, NCERT से अपनी नींव मजबूत करें और पेडागोजी में महारत हासिल करें। स्रोत में सफलता का रास्ता बहुत साफ है। एनालिसिस, फिर NCERT फाउंडेशन, उसके बाद सिलेबस टारगेट और अंत में मॉक प्रैक्टिस। और स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक विचार के साथ खत्म होते हैं। हवाओं ने हताश करने की कोशिश की, मगर आप वो परिंदे हैं जो ऊंची उड़ान भरेंगे। इन सभी स्रोतों में रणनीति, सिलेबस और किताबों की बात हुई है जो बहुत जरूरी है। लेकिन एक बिंदु था, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ये मेरे मन में एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। इन परीक्षाओं की लंबी और थका देने वाली तैयारी में कितनी लड़ाई सिलेबस की है और कितनी अपने माहौल और अपनी मानसिक मजबूती को बनाए रखने की? क्या असली चुनौती उन 14 विषयों में है या हमारे आसपास के शोर और खुद के मन में चल रहे उस एक संदेह में?